आप सुन रहे हैं कुमाऊं वानी की प्रस्तुति जमीन हमारी धरोहर। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सामुदायिक रेडियो कुमाऊं वानी में और मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर संगीनवाल। जी हां दोस्तों, अपनी जमीनों को जानने के क्रम में आज हम पहुंचे हैं अपने तीसरे भाग में और जानेंगे उत्तराखंड के भू कानूनों पर। और इस पर हमें जानकारी दे रहे हैं एडवोकेट श्री तरन जोशी जी। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो कुमाऊं वानी में और हमारे अगले भाग में। जी धन्यवाद। सर बात करते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में शामिल उत्तराखंड, आप और हम सब जानते हैं कि आंदोलनों एवं संघर्ष के बाद अलग राज्य बना। ये हमारे लंबे समय से पहाड़ के लोगों की मांग थी। सर जब हम यूपी से अलग हुए या जब हम यूपी में थे तब क्या परिस्थितियां थी हमारी जमीनों की, इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। आप देखो कि हम तब उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे और सौभाग्य से जो हमारे मुख्यमंत्री बने गोविंद वल्लभ पंत यहीं उत्तराखंड से ही होते थे। और गोविंद वल्लभ पंत अपने राजनीतिक जीवन में यहाँ के जमीन के जंगलों के मुद्दों को बहुत अच्छी तरीके से जो है समझते थे। और वो पूरे यूपी के लिए एक कानून लेकर के आए जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, यूपीजेड है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम। ठीक है, इस जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के भीतर प्राविधान किया गया कि जो जमींदारी प्रथा है उसको खत्म किया जाएगा। जमींदारों की जो जमीन है वो लोगों को बांटी जाएगी। जो लोग उसके भीतर खेती कर रहे हैं जमीनें उनके नाम पर आएंगी और वो हुआ भी। ठीक है, और उसी के साथ एक दूसरा एक्ट भी आया जिसको सीलिंग एक्ट कहते हैं। और सीलिंग एक्ट के भीतर ये प्राविधान किया कि 3 एकड़ से ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं होगी और 11 एकड़ से संयुक्त है तो 11 एकड़ से ज्यादा जमीन किसी के भीतर नहीं होगी। तो उस समय का अगर आपको ध्यान है तो उस समय के कई सारे उदाहरण आते हैं कि कई सारे जो जमींदार थे उन्होंने अपने कुत्ते बिल्लियों के नाम पर भी जो है अपनी जमीनें करवा ली थी। वो तभी कहा जाता था क्योंकि सीलिंग एक्ट से बचने के लिए, लेकिन फिर भी जो है लोगों के नाम पर जमीनें आई। और हमारा जो उत्तर प्रदेश का जो बाकी हिस्सा था हमारे पर्वतीय क्षेत्र को छोड़ करके, और उत्तर प्रदेश में एक और जगह होती है कैमूर, उन 2 जगहों को छोड़ करके यूपीजेड के भीतर एक प्राविधान ये किया गया कि गांव के भीतर जितनी लोगों की जमीन हो गई ये तो हो गई जी। अब जो बची हुई जमीन है जी, ठीक है, बची हुई जमीन जो है वो गांव की संपत्ति होगी। ये प्राविधान था पहला यूपीजेड के भीतर। और जो वहां की ग्राम सभा है, ग्राम सभा को यह हक होगा कि गांव के भीतर जो भी भूमिहीन है, गरीब है, भूतपूर्व सैनिक है, विधवा है, तो ये ऐसे लोगों को वो जमीन का आवंटन करेगी। बाद के दिनों में उसमें उन्होंने संशोधन कर दिया और उस आवंटन को जो है वो एसडीएम के हाथ में सौंप दिया, मतलब ब्यूरोक्रेसी के हाथ में सौंप दिया, गांव से निकाल करके। वो एक अलग बात है। लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में कम से कम मैं तो नहीं समझ पाया और मैंने कई सारे लोगों से इस सवाल को किया भी, लेकिन मुझे उसका जवाब मिल नहीं पाया। और आज भी हम उसका जवाब खोज रहे हैं कि गोविंद पंत जी ने उस पूरी व्यवस्था को यहाँ पर कायम नहीं किया। पर्वतीय क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र के लिए वो लेकर के आए कुमाऊं जमींदारी एबोलिशन एक्ट जी। अब कुमाऊं जमींदारी एबोलिशन एक्ट को लाने के पीछे उनकी क्या मंशा थी, पहाड़ की जमीनों को वो किस तरीके से ठीक करना चाह रहे थे, क्योंकि जिस तरीके के वो दूरदर्शी व्यक्ति थे तो हम उनके ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगा सकते। कहीं ना कहीं उनकी समझ में कुछ चीजें थी जिनको वो कुमाऊं जमींदारी एबोलिशन एक्ट के माध्यम से करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि वो हट गए, बाद में डेथ भी हो गई, तो वो शायद उस काम को कर नहीं पाए। लेकिन उसकी वजह से एक बहुत बड़ा नुकसान क्या हुआ कि पहाड़ के भीतर जो सरप्लस जमीन थी, जो गांव समाज की संपत्ति होनी थी, वो राज्य सरकार की संपत्ति बन गई और राज्य सरकार के बाद जो है वो वन विभाग की संपत्ति बन गई। तो हमारे यहाँ जमीन आगे बढ़ा सकने का या जो है जो भूमिहीन लोग थे या और जो जरूरतमंद लोग थे उनको जमीन मिलने का पूरा रास्ता जो है वो जो है एक तरीके से खत्म ही हो गया। ठीक है, अभी भी हमारे यहाँ जो हालांकि प्राविधान हम जब देखते हैं तो यूपीजेड के ही लागू होते हैं, लेकिन एक्चुअली में हमारे यहाँ जो लागू है वो कुमाऊं जमींदारी एबोलिशन एक्ट जो है वो लागू है। जबकि कुमाऊं में एक तरीके से जमींदारी प्रथा थी नहीं। यहाँ थोकदारी प्रथा तो जरूर थी, थोकदार होते थे, लेकिन जिस तरह से मैदान में जमींदार थे उस तरीके से जमींदारी प्रथा यहाँ पर नहीं थी। हम अपनी ज़मीनों को बहुत कम समझते हैं, ये आज मुझे भी समझ में आया कि इनके किस तरीके से वर्गीकरण किए गए हैं। सर पहुंचते हैं भू कानून की ओर या वर्तमान कानून की ओर, तो अभी किस तरीके का कानून, भू कानून हमारे उत्तराखंड में है? क्या ये इतना उपयोगी नहीं है? आप इसे किस तरह देखते हैं? देखिए, कानून तो हमारे यहाँ मौजूद है। कानून तो जब मैंने यूपीजेड किया तो यूपीजेड अपने आप में एक बहुत बड़ा कानून है और उसके भीतर सारी चीजों की व्याख्या करी गई जी। और जो चीजें अगर नहीं भी होती थी तो बाद में उनमें संशोधन भी किए गए। जैसे कि एक उदाहरण आपको दूं कि जब ये कानून बना था
जी। तब जो जमीन की अवधारणा थी उसमें जमीन का मालिक केवल पुरुष हो सकता था। हाँ। ठीक है ना, एक पुरुष की अगर मृत्यु होती थी तो उसके बाद उसके बेटों के पास जमीन अपने आप चली जाती थी। जी। लेकिन वहीं पर उसकी जो विधवा होती थी या उसकी बेटियां होती थी जी। तो उनके पास जमीन जाने का कोई रास्ता नहीं था। और ये प्रश्न बाद में जब हमारे यहाँ महिलाओं के हकों के सवाल उठे पूरे देश के भीतर, तो इस कानून के भीतर भी संशोधन हुआ और ये कहा गया कि अगर किसी कर्ता की मृत्यु होगी तो उसकी अगर विधवा है तो जमीन का हिस्सा दो हिस्सों में जमीन बटेगी। आधा हिस्सा उसकी विधवा का होगा, आधा हिस्सा उसके बेटों का होगा। बाद में फिर इसमें और कुछ संशोधन हुए और उत्तराखंड में भी कुछ संशोधन हुए, जिसमें यह भी कहा गया कि जो बेटियां हैं, विवाहित बेटी या विवाहित बेटी, उनको भी जो है जमीन मिलेगी। अभी हमको एक चीज ये समझ लेने की है कि जब भी किसी किसान की मृत्यु होती है जी। तो हमारे यहाँ लगभग 19 श्रेणियां हैं। जी। 19 श्रेणी इस क्रम में कि अगर उसकी मृत्यु हो रही तो फिर अगली बार अगली जमीन किसके पास जाएगी। जी। मान लीजिए उसकी विधवा भी नहीं है और बेटे भी नहीं है, जी। अब जमीन किसके पास जाएगी। ठीक है ना, तो अब अगर उसकी कोई जो है अविवाहित बेटी है तो उसके पास जाएगी, तो वो तीसरे क्रम में आएगी। पहले नंबर पर उसकी विधवा आई, दूसरे नंबर पर बेटे आए, तीसरे नंबर पर उसकी बेटी आ गई जो अविवाहित है। अगर अविवाहित बेटी भी नहीं है तो फिर चौथे नंबर पर विवाहित बेटी आ गई, विवाहित बेटी को मिलेगी। अगर अविवाहित विवाहित बेटी दोनों में कोई नहीं है लेकिन उसके माता पिता जिंदा है, उसने जमीन खरीदी थी, उसके नाम की थी, उसके माता पिता जिंदा है, तो अगले क्रम में उसके माता पिता के पास चली जाएगी। इस तरीके से हमारे एक श्रेणी बनी हुई है जिसमें 19 श्रेणियां हैं और उन सब लोगों के पास फिर उसके चचेरे भाई के पास या चचेरी बहन के पास इस तरीके से वो जमीनें जाने का जो है वो प्राविधान बना हुआ है। तो सर, खासकर हम भू कानून को जमीन की खरीद फरोख्त जिस तेजी से अभी पर्वतीय क्षेत्रों में, रामगढ़ में, मुक्तेश्वर में या अल्मोड़ा के कई क्षेत्रों में हो रहा है, देख रहे हैं हम, उसमें जो भू कानून है वो अभी क्या है? देखो कि जो जिसका आपने जिक्र किया ना, कई बार लोग जब भू कानून की बात कर रहे हैं तो इन्हीं जगहों को ध्यान में रखते हुए तो कर रहे हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि अगर आप रामगढ़ के इलाके में चले जाते हो, मुक्तेश्वर वाले इलाके में जाते हो, आप कौसानी के इलाके में चले जाते हो, आप मसूरी के इलाके में चले जाते हो, या आप मुंशियारी के कुछ हिस्से में चले जाते हो, तो आप देखते हो कि वहां पर अब जमीनें बची भी नहीं है। और उसको देख करके लोगों को ये लगता है कि पहाड़ में जमीन सारी जो है बिक गई है। और जैसा मैंने पहले कहा था कि जब लोग इस मोटे तौर पर इस चीज को देखते हैं तो उनको लगता है कि हाँ, वास्तव में जो है बाहर के लोगों ने आकर के हमारे यहाँ जमीनों पर कब्जा कर लिया है, तो उनको हमारे यहाँ जो है बाहर के लोगों को जमीन नहीं बेचने का कानून लागू होना चाहिए। इसके लिए जो उदाहरण दिया जाता है वो ज्यादातर हिमाचल का दिया जाता है, लेकिन सिर्फ हिमाचल नहीं, हमारे यहाँ जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, या नॉर्थ ईस्ट में भी हम चले जाएं, तो संविधान में ही उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे। ठीक है, जब हम 371 की बात करते हैं तो 371 अपने आप में अकेली नहीं थी। आप पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए चले जाएंगे तो वहां पर आपको देखेंगे, आपको 372 भी दिखाई देगी, उसके भीतर क ख ग करके अलग प्राविधान दिखाई गए हैं। उसके पीछे मंशा क्या थी? उसके पीछे मंशा ये थे कि ये इलाके अपने आप में एक विशिष्टता लिए हुए थे। ठीक है, और ये माना जा रहा था कि क्योंकि जिसके भीतर आपने बाद में देखा कि देश के भीतर पेशा कानून भी आया ना, पंचायती राज स्पेशल एक्ट, वो इन ऐसे इलाकों में लागू हुआ जहां पर जनजाति के लोग रहते थे और ऐसे लोग रहते थे जो समाज के साथ पूरी तरीके से उस धारा में नहीं थे। तो ऐसे लोगों की संस्कृति बचे, ऐसे लोगों की जमीन बचे, उसके लिए जो है अलग अलग प्राविधान संविधान के भीतर भी किए गए हैं। और बाद में जब राज्यों के अपने कानून बने, क्योंकि भूमि जब राज्य का विषय है तो राज्य ने अपने भी उसके भीतर कानून बनाए। कानून के भीतर उन्होंने व्यवस्था करी कि अगर बाहर का व्यक्ति आकर के वहां पर जमीन खरीदता है तो उन लोगों का जो पूरा कल्चर है, उन लोगों की जो संस्कृति है वो खत्म हो जाएगी। उसको बचाने के लिए जमीन नहीं बिकनी चाहिए, ये एक मुख्य बात थी। ठीक है, अब अगर हम जो है उत्तराखंड की बात करें और उत्तराखंड में हम इस बात की मांग करें कि जो है जमीन नहीं बिकनी चाहिए, तो उसमें 2-3 चीजें पहले समझने की हैं कि आप पलायन आयोग की अगर रिपोर्ट उठाकर देखें तो 2000 गांव तो खाली हो गए हैं। ठीक है, और कितने सारे गांव हैं जिनकी आबादी 1/4 रह गई है, कितने सारे गांव हैं जिनकी आबादी आधी रह गई है। अब इनकी जमीनों के बारे में आप क्या बोलेंगे? ये जमीन अब जिस तेजी से वन भूमि में बदल रही है, क्योंकि वहां पर अब कोई कुछ करने वाला नहीं है, तो झाड़ियां उग रही हैं, फिर धीरे धीरे पेड़ उग रहे हैं और उन गांव में जाना भी जो है वो मुश्किल हो रहा है। तो एक तो पूरे उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र है, पूरे उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र का जो आकलन है वो कुछ जगहों से नहीं करना चाहिए। नहीं कि हम मुक्तेश्वर से उसका आकलन, पूरे उत्तराखंड का आकलन कर लें, ये एक गलत बात है। तो पूरे उत्तराखंड में इस तरीके से जमीनों की बिक्री नहीं हो रही है। दूसरी बात कि इन पूरे इलाकों में
हमको अपनी बात कहने के लिए, चाहे वो भू आंदोलन जो लोग कर रहे हैं वो लोग, चाहे सरकार, हमारे पास कोई भी आंकड़ा आज के दिन में मौजूद नहीं है जी। हम एक बात की लगातार सरकार से आग्रह कर रहे थे कि सरकार एक श्वेत पत्र लेकर के आए, जिस श्वेत पत्र में ये जिक्र हो कि जो ये पैचेस बने हैं जी मुक्तेश्वर से लेकर के मुंशियारी तक, इन पैचेस में जमीन की स्थिति है क्या, जी तभी तो हम एक वास्तविकता के जो है हम एक वास्तविकता की तरफ बढ़ पाते। वो श्वेत पत्र सरकार ने अभी तक जारी नहीं किया है, क्योंकि जमीन बिकने के सारे डेटा तो जो है उन्हीं के पास है, तो वही इसको बेहतर ढंग से बता सकते हैं। दूसरी बात है कि जब हम भू कानून की बात करते हैं तो अभी मैंने जिस बात का जिक्र किया था कि 1893 की जियो को लेकर के हमारी क्या सोच है। 1893 की जियो के बारे में तो हमको पता ही नहीं है जी। ठीक है। अगर आपको वो पता ही नहीं है और जमीन की बिक्री में आप रोक भी लगा लेते हैं, तब भी जो मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर इस कानून में संशोधन करके 1893 के जियो को हटाया नहीं जाता है तो कभी भी लोग जो हैं अपनी जमीनों से, जिसको हम बेनाब जमीन कहते हैं, उस बेनाब जमीन के ऊपर से हट सकते हैं। तीसरी बात आती है कि पहाड़ के भीतर जो सीलिंग का जब एक्ट आया या उससे पहले भी, अगर आप सीलिंग एक्ट से आने से पहले भी देखो तो जमीन को बेचा नहीं जाता था। मैंने अभी क्या कहा, थात, हाँ ठीक है ना। जब अंग्रेजों ने बंदोबस्ती कर भी थी, लोगों के नाम पर भी जमीन चल गई, तो लोग उसको अपनी थात मान के चलते थे, और थात को बेचने का मतलब था माँ को बेचना जी। ठीक है। इसलिए जमीन बेचने का कंसेप्ट लोगों के भीतर नहीं था, लेकिन जरूरत तो होती थी ना, तो जरूरत की स्थिति में लोग अदला बदली ही किया करते थे ज्यादातर, ठीक है। वो अदला बदली हम करते थे, आपकी जमीन मेरे पास, मेरी जमीन उसके पास। और अब किसी भी गांव के भीतर आप चले जाइए, आपको सैकड़ों ऐसे केस मिलेंगे जिसमें जमीनें हैं किसी के पास और नाम पर वो किसी दूसरे के हैं। तो जो हमारा भू कानून की जब हम बात करते हैं तो हम इस बात के हम जिक्र नहीं करते कि इन जमीनों को हम किस तरीके से देख रहे हैं। पहला मैंने 1893 का जियो कहा, दूसरा जो ये जमीनों की अदला बदली करी, और तीसरी बात हमको जो सबसे ज्यादा जरूरी है भू कानून से पहले, वो है बंदोबस्ती की। देखिए हमारे यहाँ जो अंतिम बंदोबस्ती हुई थी वो 1965 में आकर के लगभग खत्म हो गई थी, ठीक है। उसमें वॉर हो गया था, तो कई सारी जगह पहाड़ की, जैसे टिहरी वगैरह जैसी जगह है, टिहरी में जब हम देख रहे थे कि टिहरी जो बांध बना है, उस बांध में जो लोग विस्थापित हुए उनको मुआवजा मिला। हरिद्वार के जंगल में आपने उनको जमीन भी दी, लेकिन वो जमीन मुआवजा केवल उन्हीं लोगों को मिला जिनके नाम पर जमीन थी। अच्छा। अगर बंदोबस्ती आई होती 65 में, क्योंकि लड़ाई शुरू हो गई थी, तो टिहरी के इलाके में बंदोबस्ती हुई नहीं। बंदोबस्ती आ गई होती तो वो जमीन उनके नाम पर चढ़ जाती। बंदोबस्ती नहीं आई तो नीचे के गांव की तो जमीन चढ़ गई, जहां तक बंदोबस्ती भी, ऊपर के गांव की नहीं चढ़ी, तो उनको तो कुछ मुआवजा ही नहीं मिला, ठीक है। अब ये बंदोबस्ती तब ये तय किया था कि 40 साल के बाद बंदोबस्ती होगी, और वो बंदोबस्ती ड्यू थी 2004 में। 2004 से अभी हम 2024 तक पहुंच गए हैं, और 2024 तक हमारे यहाँ बंदोबस्ती नहीं हुई है। तो हमारे यहाँ भू कानून से भी पहली जो जरूरत है वो जरूरत है भूमि की बंदोबस्ती की, एक, और दूसरा 1893 की जियो को जो है निरस्त करने की। अगर ये दो चीजें होती हैं तो आप ये समझिए लगभग 15% जमीन हमारे पास उपलब्ध होगी पर्वतीय क्षेत्र में, और 15% जमीन बहुत होती है। यहाँ कोई व्यक्ति भूमिहीन नहीं रहेगा। और जो हमारे यहाँ जो एक बहुत बड़ी दिक्कत जो आ गई है, जिसको हम संजायती जमीन कहते हैं, और खेतों के बंटवारे की, मतलब आपका एक खेत तो यहाँ पर है और एक खेत आपका आधा किलोमीटर दूर है, तो ऐसे में आप क्या खेती कर सकते हो। तो जहां पर बंदोबस्ती होगी तो बंदोबस्ती में ये सारी जमीनों के चक बन जाएंगे, लोगों की जमीनें एक जगह पर आ जाएंगी, ठीक है। और एक जगह पर आएंगी तो उनके लिए खेती करना या कोई भी काम करना ज्यादा आसान होगा। आज के दिन में आपके पास आधे नाली का एक टुकड़ा है, आप क्या खेती करोगे, या फिर आधा किलोमीटर जाके आपका एक और आधा नाली का टुकड़ा है, ठीक है। तो ये जो दिक्कत है वो आपकी बंदोबस्ती से खत्म होगी। अदला बदली की जो समस्या है वो बंदोबस्ती से खत्म होंगी। वन विभाग और जो है राजस्व विभाग के भीतर जो जमीनों का विवाद है वो बंदोबस्ती से खत्म होगा। तो सबसे पहले भू कानून से पहले हमको काम करना चाहिए बंदोबस्ती का। बंदोबस्ती करके हम जमीनों की व्यवस्थाएं एक बार बना लें, और उसके बाद निश्चित रूप से, जिस तरीके से, ऐसा नहीं है कि हिमाचल में बिल्कुल जमीन नहीं बिकती है, जमीन वहां भी बिकती है, लेकिन कुछ कायदों से बिकती है, ठीक है। तो वो कायदे तो हमको लगाने ही होंगे। लेकिन अगर आप हमारे यहाँ देखो तो 2001 में जब हम आए थे तो 2001 में ही पहली बार में कानून आ गया था, जिसमें 2.5 नाली की लगभग एक जो है वो लगा दी गई थी लिमिट, कि इससे ज्यादा जमीन आप नहीं खरीदोगे। लेकिन बाद में तो उसी लिमिट को तो सरकार ने खत्म कर दिया। 2018 में आकर के वो लिमिट खत्म कर दी गई, ठीक है। और ये कहा गया कि जितनी जमीन जो है कोई बाहर वाला खरीद सकता है, डीएम से परमिशन क्या होती है, डीएम तो परमिशन दे ही देते हैं, ठीक है। तो कितनी भी जमीन आप खरीद सकते थे।
और 2018 के बाद ही ये मूवमेंट बहुत तेजी में चला है। लेकिन फिर भी आप 2021 में देखिए, 2021 में सरकार ने एक आदेश का ये पालन किया। उससे पहले ये था कि अगर आपने उद्योग के नाम पर या किसी और चीज के नाम पर एक बड़ा जमीन का टुकड़ा खरीदा है और अगर आप 2 साल तक उसके भीतर काम नहीं करते, डेवलपमेंट नहीं करते, तो वो जमीन जो है वापस लौट करके अगर मालिक हैं तो उनके पास चली जाएगी, सरकार है तो सरकार के पास चली जाएगी। ये प्राविधान था। 2021 में इन्होंने वो प्राविधान खत्म कर दिया। अच्छा। ये कहा कि अब आप जितने, अगर आप नहीं भी कर रहे हो, आपने जमीन खरीद ली है, आप उसको डेवलप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जितने बरस तक जो है आप अपने पास रख सकते हो। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब साफ हमको दिखाई दे रहा है, एक तरफ इतना बड़ा भू कानून को लेकर के मूवमेंट चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ संशोधन ऐसा आ रहा है 21 वाला। और जो 18 में जो आपने संशोधन किया था, जिसमें आपने कहा था कि जितनी भी जमीन खरीदी जा सकती है, खरीद सकते हैं, वो संशोधन भी आपने आज तक रद्द नहीं किया। तो ये दो बातें हमको जो है मुख्य तौर पर दिखाई देती हैं। तीसरी तरफ जो है, सरकार ने जब पिछले इलेक्शन से पहले इस भू कानून आंदोलन के दबाव में एक कमेटी का गठन किया था, अगर आपको ध्यान होगा। हाँ, और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट देनी थी। हालांकि उसकी वो रिपोर्ट हमने क्योंकि वो ड्राफ्ट के तौर पर ही रही, पूरी तरीके से सार्वजनिक कभी नहीं की गई, लेकिन हम लोगों ने उस रिपोर्ट को प्राप्त किया और उस रिपोर्ट को हमने जितना देखा है, उस रिपोर्ट के भीतर किसी भी मुद्दे को चुनौती नहीं दी गई है। लेकिन उसके बावजूद उस रिपोर्ट को आज तक लागू नहीं किया गया। क्यों नहीं लागू किया गया है? जबकि सरकार को बनने में अब 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। हाँ। ठीक है। और सरकार बनने के तुरंत बाद जो है वो रिपोर्ट आ गई थी। तो उस रिपोर्ट की ना कभी आपने चर्चा करी, ना कभी उस रिपोर्ट को लागू करने की आपने बात करी, ना कभी उस रिपोर्ट को आप लोगों के बीच में लेकर के आए। सर, कई बार लगता है ना कि उत्तराखंड के जो लोग हैं उनकी परचेज पावर कम है, तो सरकार भी चाहती है कि बाहरी लोग यहाँ पर आके बसें, जिनकी परचेजिंग पावर ज्यादा है, वो ज्यादा खर्च करें, उन्हें ज्यादा टैक्स मिले, ज्यादा रेवेन्यू आए। कहीं ऐसा तो नहीं लगता सरकार की भी ऐसी कुछ मंशा है? अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आपने एक सवाल ये किया था कि सरकार नहीं चाह रही। निश्चित रूप से सरकार नहीं चाह रही। क्यों नहीं चाह रही? कि आपको एक उदाहरण देते हैं कि 2019 या 18 एग्जैक्ट सन मुझे अभी ध्यान नहीं है, फिर बता सकता हूँ। उस समय में एक समिट हुई। समिट का मतलब था कि उद्योगपतियों को पूरे देश से बुलाया गया। ठीक है, इन्वेस्टर समिट, राइट। तो सन आप देख लीजिएगा। तो उसमें उससे ठीक एक दिन पहले कल समिट होने वाली थी और आज सरकार ने एक संशोधन किया। और वो संशोधन क्या था? वो संशोधन ये था कि इससे पहले कोई भी अगर एग्रीकल्चर लैंड है, तो एग्रीकल्चर लैंड का अगर आप कोई दूसरा उपयोग करना चाहते हो, मतलब इंडस्ट्री लगाना चाहते हो या कुछ और करना चाहते हो, तो एक प्राविधान था जिसको 143 बोलते हैं। ये एक धारा है यूपीजेड की। तो 143 के भीतर आपको एसडीएम के यहाँ जाकर के जो है इसकी परमिशन लेनी पड़ती थी कि हम अपनी जमीन को एग्रीकल्चर से हटा करके उद्योग में ला रहे हैं, तो हमारे भीतर जो है 143 आप इसमें लागू करो। इसकी एक प्रक्रिया थी। और इन्वेस्टर समिट से ठीक एक दिन पहले सरकार ने ये कहा कि उद्योगपति जिस जमीन को लेंगे उसमें 143 की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब क्या था कि खेती के जमीन का सीधे उपयोग आप उद्योग के लिए कर सकते हो। अच्छा। तो ऐसे में जो हमारे पास कुछ कुल 5% जमीन है, तो इस ढंग से आप जो उद्योगपतियों को देना चाहते हो, आप जो बड़े बिल्डर को देना चाहते हो, उन सब के लिए सरकार को जमीन की जरूरत है। फिर दूसरा, खनन के लिए आप देखो, खनन जिस तरीके से जो है खनन हो रहा है, उस खनन के लिए सरकार को जो है जमीन की जरूरत है। इसलिए सरकार कभी नहीं चाहती कि ये जो भू कानून की मांग है ये कभी पूरी हो, लागू। और एक अंत में एक बात बस और कहना चाहता था, वो ये है कि जमीन के जो मुद्दे हैं, हाँ, जब तक हमारे यहाँ आर एस तोलिया जी जैसे व्यक्ति हुआ करते थे, जो हमारे मुख्य सचिव रहा करते थे, हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी को जमीन के मुद्दों की एक समझ थी। ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो पुराने नेता रहे थे उन लोगों को जमीन के मुद्दों की एक समझ थी। लेकिन आज के दिन में उत्तराखंड के भीतर हम देख रहे हैं, ना तो ब्यूरोक्रेसी को बिल्कुल जमीन के मुद्दों की समझ है, ना हमारे आंदोलनकारी साथियों को जो है जमीन के मुद्दों की समझ है, और ना हमारे नेताओं की जमीन के मुद्दे की समझ है। तो इसके लिए कम से कम एक बारी पहले वास्तव में यहाँ की जमीन की क्या दिक्कतें हैं, इन दिक्कतों को समझा जाए। उसके बाद अगर कोई भू कानून आता है, तो वो संशोधन आता है, भू कानून तो ऑलरेडी मौजूद है, एक संशोधन आता है, तो वो संशोधन होना चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं। सर, इस लंबी चली बातचीत में हम जमीन के अलग अलग पहलुओं को समझ पाए कि कैसे जमीनें अभी भी लोगों के पास हैं। और एक सवाल, ये लोगों का सवाल है कि बहुत सारी जो अदला बदली की ज़मीनों पर भी आपने बात कही, और जिन पर बहुत सारे आपसी गाँवों के झगड़े हैं, लोगों के झगड़े हैं, ये सुलझने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? लोग क्या करें? अभी जब तक ये कोई संशोधन नहीं आता तो लोग आपस में क्या कर सकते हैं? देखिए कि उसका तरीका तो जैसे मैंने आपसे कहा कि अदला बदली की ज़मीनें तो बहुत हैं। ठीक है। और मैं आपको यहीं का उदाहरण दूं कि एक यहाँ पर से तो मैं थोड़ा सा आगे
पांडेछोड़ और उसके ऊपर से थूम एक गांव पड़ता है। जी उसमें एक व्यक्ति हैं जो लगभग पिछले 100 सालों से एक जमीन के ऊपर हैं। जी 80 साल तो हो ही गए होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि 65 में उन्होंने जो है एक जमीन की वो रजिस्ट्री भी करी हुई है। जी लेकिन अब जब वो इधर आकर के उन्होंने देखा तो पता चला कि उनका मकान उसमें बना हुआ है, खेती उसमें होती है, सब कुछ है। जी लेकिन वो बैंक के लिए कहीं लोन लेने गए। जी बैंक के लोन के लिए जब उन्होंने पेपर दिए तो, और वो बैंक तो फिर वो 12 साल दिखता है ना, वो 12 साल जब निकलवाया तो पता चला कि जमीन तो किसी और के नाम पर है। अब वो तो उनका जो है उस जमीन में उनका हक, मतलब वो तो बना कब्जा तो है, लेकिन मालिकाना हक नहीं होने से उनकी सारी प्रक्रियाएं रुक गई। जी इसके बाद उन्होंने ये कोशिश करी कि वो जमीन उनके नाम पर आ जाए। खाली उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। तो जमीन के अब उसको लेकर के काफी सारी बातचीत भी, कोई हल नहीं निकल पाया। एक हल है जिसके भीतर एक धारा है यूपीजेडे में जिसको 229B बोला जाता है। ठीक है, तो 229B का उसको क्या है अभी बताऊंगा। तो उस 229B का हमने उनसे उपयोग कर लो कहा। तो वो जिन लोगों की वो जमीन थी पहले तो वो हाँ कहते रहे, लेकिन फिर वो मुकर गए। ठीक है, तो वो 229B वाला मामला तो खत्म हो गया। फिर हमने उनको एक राय दी कि आप बेहतर होगा कि आप इस जमीन की रजिस्ट्री करवा लो। जी अपनी ही जमीन खुद ही खरीदो, खुद ही कब्जा, लेकिन आपको खरीदनी है। चल वो इस बात के लिए भी तैयार हो गए कि जमीन खरीद लेते हैं। उन्होंने पैसा वैसा, और जिन लोगों की जमीन थी वो लोग तैयार हो गए। एक दिन भी तय हो गया कि जिस दिन इस दिन जाकर रजिस्ट्री करवानी है नैनीताल। ठीक दिन वो तो गाड़ी में बैठ करके आ गए, लेकिन जिन्होंने रजिस्ट्री करनी थी वो आए नहीं। ठीक है, अब उन्होंने फिर 1-1.5 साल तक ये मामला रुका रहा। अब उन्होंने 229B का मुकदमा किया हुआ है। तो ऐसे लोगों को हमारी एक राय ये है कि वो अपनी जमीनों का 229B का मुकदमा करवाएं। 229B का मुकदमा क्या है कि 229B के भीतर ये एसडीएम के यहाँ एक मुकदमा करना पड़ता है, जिसमें आपको ये साबित करना होता है कि हाँ, जिस जमीन के ऊपर मैं अभी बैठा हुआ हूँ ये जमीन मेरे कब्जे में है। हालांकि ये नाम पे दूसरे के है, लेकिन कब्जे में मेरे है। और अगर आप ये साबित कर देते हैं कि हाँ वो जमीन आपकी है, तो जो है एसडीएम जो है 229B के तहत वो जमीन आपके नाम पर कर देगा। तो ये एक प्राविधान है, कानूनी हो सकता है। लेकिन लंबी 229B की प्रक्रिया इतनी जटिल है और उसको करने में इतना श्रम और इतना पैसा लगता है कि जो है उसको कर पाना सब लोगों के लिए संभव नहीं होता। तो ऐसे स्थिति में लोगों को मिलकर के मांग यही करनी चाहिए कि बंदोबस्ती करी जाए, ताकि बंदोबस्ती में अगर उनके नाम पर जमीन वहां पे कब्जे में दिखाई देगी तो उनके नाम पर आ जाएगी, जिसमें और कोई प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी। या फिर सरकार उसके लिए कोई और तरीका निकाल सकती है। सरकार चाहे तो कानून में संशोधन करके कोई भी तरीका निकाल सकती है, तो सरकार वो तरीका निकाले। लंबी प्रक्रियाएं हैं सर, और अपनी जमीनों को जानना बहुत जरूरी है आज सबके लिए, क्योंकि जैसी परिस्थितियां पहाड़ में बनने लगी हैं, इसमें लोगों को अपनी जमीन को समझना बहुत जरूरी है कि मेरा हक कहाँ पे है, किस जगह पे मैं हूँ। आपका दिया उदाहरण एक नहीं, शायद कितने परिवारों में और कितने गाँवों में निकलेगा। बीच बीच में अगर कोई भी और समस्या होगी हम आपके पास आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर जरूर, धन्यवाद आपका भी। और हम चाहते हैं कि लोगों के पास ये जानकारियाँ पहुँचें, और आप लोग इस तरीके की जानकारियाँ पहुँचाते रहते हो हमारे माध्यम से भी और तमाम लोगों के माध्यम से। तो अगर इससे थोड़ा भी लोगों का फायदा होगा तो हम लोगों को भी बहुत सुकून होगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था भू कानून पर हमारी तरफ से एक प्रयास कि हम अपनी जमीनों को समझें, इनका सम्मान करें। ये हमारे पुरखों की धरोहर है। हमें थोड़े से दबाव में उन जमीनों को बेचना नहीं है। उम्मीद है आप लोग हमारे इस कार्यक्रम को सुनकर कुछ न कुछ जरूर अपनी जमीनों के बारे में समझे होंगे। इस श्रृंखला के अगले भाग में हम कुछ श्रोताओं, ग्रामीणों एवं बुद्धिजीवियों की राय शुमारी करेंगे कि वो लोग भू कानून पर क्या कह रहे हैं या क्या सोचते हैं। वो हमारी जमीनों और इनकी वर्तमान स्थिति पर क्या राय रखते हैं। इस सब को लेकर आएंगे अगले भाग में, लेकिन अभी अपने रेडियो दोस्त बहादुर सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।